योर लार्जेस्ट फेयर कैरीज योर ग्रेटेस्ट ग्रोथ। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं स्टार्टअप ग्रोथ वाले टॉपिक का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे एक स्टार्टअप नेक्स्ट लेवल ग्रोथ लेता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और वहां पे मैंने 5 स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी। और आज मैं अगले 5 स्ट्रेटजीज डिस्कस करूंगा। टोटल स्टार्टअप ग्रोथ की 16 स्ट्रेटजीज है। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, 5 स्ट्रेटजीज एंड 6 स्ट्रेटजीज। तो आज आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं, और अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिए। वहां पे मैंने ऐसी 5 स्ट्रेटजीज बताई है जिससे अमेजॉन कस्टमर फर्स्ट अप्रोच को इस्तेमाल करके आज $1 ट्रिलियन कंपनी है। उबर ने कैसे डिसरप्टिव इनोवेशन लाके पूरी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की मार्केट को अपनी मुट्ठी में कर लिया, मोनोपोली क्रिएट कर दी। कैसे स्पॉटिफाई ने फ्रीडम बिजनेस मॉडल के इस्तेमाल करके आज वो $1 बिलियन कंपनीज है। वैसे मैंने सारे स्ट्रेटजीज को केस स्टडीज के साथ बताया है, पूरी एग्जांपल के साथ बताया कि आप सभी को समझ में आए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखेगा। तब तक हम अपने इस वीडियो के अगले स्ट्रेटजीज में बढ़ते हैं। पाइवोटिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पे बिजनेसेस अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर देती है तब जब उनका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता। और ये इसलिए भी किया जाता है जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके और मार्केट में सर्वाइव कर सके। और जो यहाँ पे जो सबसे मुख्य चीज होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर होता है, वो है कैसे आप पाइवोट कर रहे हो। वो आपके पाइवोटिंग का जो वे होगा वही सारा डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी पाइवोटिंग में गलती कर दोगे तो वहां से आपका स्टार्टअप का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप पाइवोटिंग कैसे कर रहे हो और किस वे में कर रहे हो। पाइवोटिंग का कुछ कंडीशन है, मतलब पाइवोटिंग आपको तभी करना चाहिए जब आप इस कंडीशन के अंदर लाई करते हो। सबसे पहला वो है डिजायर्ड आउटकम। अगर आप जब आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो आपने कुछ डिजायर्ड आउटकम को ध्यान में रखते हुए किया था, लेकिन अगर आपका वो डिजायर्ड आउटकम नहीं आ रहा है तब आपको पाइवोट करना चाहिए। दूसरा है वो है चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर। अगर कंज्यूमर का बिहेवियर में अगर शिफ्ट आ रहा है तो वहां पे आपको अपना पाइवोटिंग का प्रोसेस अपनाना चाहिए। और तीसरा जो है वो है चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न। मतलब अगर कंज्यूमर का कंज्यूम करने का पैटर्न चेंज हो गया है तब आपको वहां पे पाइवोटिंग करना चाहिए। पाइवोटिंग का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पहले डीवीडी रेंट पे दिया करता था जिसमें सारे मूवीज और वेब सीरीज होते थे, और वो वहां पे और वो उसे रेंट पे दिया करते थे वाया मेल। लेकिन बहुत जल्दी कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगा और लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप्स और अदर गैजेट्स पे शिफ्ट होने लगे, जिसके कारण से नेटफ्लिक्स को पाइवोट करना पड़ा थ्रू डीवीडी रेंटिंग से उनको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट होना पड़ा। और इसी कारण से आज आप जितने भी आप मूवीज और वेब सीरीज देखते हो वो आप नेटफ्लिक्स के ऐप के थ्रू करते हो, और वो उन्होंने पाइवोट किया था बहुत साल पहले। और इसी के कारण से नेटफ्लिक्स आज $300 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, और ये एक सक्सेसफुल पाइवोटिंग का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है, पाइवोट इज अ चेंज इन स्ट्रेटेजी नॉट अ चेंज इन विजन। मतलब पाइवोटिंग करना सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आपका विजन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका नेटफ्लिक्स ने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा, और नेटफ्लिक्स आज $1 बिलियन कंपनी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगली स्ट्रेटजी, प्रॉपर यूज ऑफ कस्टमर डेटा। कस्टमर डेटा आज के समय बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर हो गया है, क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। मतलब आज के समय डिजिटल इकोनॉमी के लिए डेटा एक नया ऑयल बन चुका है, और स्टार्टअप के लिए भी कस्टमर डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। क्योंकि अगर स्टार्टअप के पास कस्टमर डेटा है तो उसके पास तो स्टार्टअप को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर मिल जाता है। मतलब कस्टमर को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती है। देन उसी कस्टमर डेटा को यूज़ करके स्टार्टअप्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कस्टमर डेटाबेस बनाते हैं और उसे इम्प्रूव करते हैं। देन कंज्यूमर डेटा को इस्तेमाल करके, कस्टमर डेटा को इस्तेमाल करके स्टार्टअप अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को बना सकता है और उसे इम्प्रूव कर सकता है। और जो आखिरी चीज़ है वो है कस्टमर डेटा का इस्तेमाल करके स्टार्टअप्स एक ग्रेटर पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है एक कस्टमर को वही चीज़ दिखाना या वही चीज़ देना जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद हो,
या उसके बहुत ही करीब हो, तो कस्टमर डेटा से ग्रेटर पर्सनलाइजेशन पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं कस्टमर डेटा के कुछ टाइप्स, तो सबसे पहला वो है पर्सनल डेटा, मतलब नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, पर्सनल एड्रेस, ये सब है, ये सब पर्सनल डेटा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंगेजमेंट डेटा। इंगेजमेंट डेटा मतलब एक पर्टिकुलर वेब पेज में एक कंज्यूमर क्या परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो उसका कैसा इंगेजमेंट रेट है, मतलब वो कितनी देर तक वो वीडियो देख रहा है, पोस्ट कैसा है, वो कितना पोस्ट कर रहा है, लाइक शेयर कमेंट कैसा कर रहा है, वो इंगेजमेंट डेटा के अंदर आता है। देन है बिहेवियरल डेटा। बिहेवियरल डेटा होता है कि एक कस्टमर उस पर्टिकुलर वेब पेज में कितने देर था और वो कहाँ कहाँ स्क्रॉल किया, किस पर्टिकुलर वेब पेज पे टैप किया, वो सब बिहेवियरल डेटा के अंदर आता है। और जो आखिरी है वो है एटीट्यूडनल डेटा, मतलब एक कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है उस पर्टिकुलर वेब पेज में रह के, क्या उसका सेंटिमेंट कैसा है, देन उसका बिहेवियर कैसा चेंज हुआ, देन उसका एटीट्यूड कैसा था उस पर्टिकुलर वेब पेज में, ये सब कुछ अब एटीट्यूडल डेटा के अंदर आता है। तो स्टार्टअप्स ये सारे डेटा को कलेक्ट कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं नेटफ्लिक्स का, तो नेटफ्लिक्स क्या करती है, जो भी कंज्यूमर है, जो भी उनके सब्सक्राइबर है, वो जो भी वो ऑनलाइन स्ट्रीम करता है, तो उसमें से जो भी मोस्ट व्यूड सीन होता है उन सबका नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लेता है, और एआई और एल्गोरिदम उसी स्क्रीनशॉट को उसी स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करके प्रोसेस करके उसी सब्सक्राइबर को एक पर्सनलाइज सजेशन देती है, जो भी उसके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के जो हिसाब से है, उसी हिसाब से उनको मूवीज और वेब सीरीज रिकमेंड की जाती है। अगर मैं बात करूं मैकडोनल्ड्स की, तो मैकडोनल्ड्स का जो डेटा कलेक्शन का जो तरीका है वो सबसे पहले इन स्टोर डेटा, मतलब एक फिजिकल स्टोर के अंदर जितना भी उसका डेटा हो सकता है उसे वो कलेक्ट करता है। देन ऐप डेटा, मैकडोनल्ड्स का खुद का एक ऐप है, उसका डेटा वो कलेक्ट करता है। देन पॉइंट ऑफ सेल डेटा, मतलब जब सेल हो रहा है उसका डेटा वो कलेक्ट करता है। जो आखिरी है वो है ऑर्डरिंग पैटर्न, मतलब एक पर्टिकुलर कस्टमर किस हिसाब से ऑर्डर कर रहा है उसका वो पैटर्न का डेटा कलेक्ट करता है। इन सारे डेटा को यूज करके प्रोसेस करके मैकडोनल्ड्स अपना डील्स, रिकमेंडेशन और प्रमोशन डिसाइड करता है कि किस कंज्यूमर को किस हिसाब का डील, किस हिसाब का रिकमेंडेशन और किस हिसाब का ऑफर देना है, तो ये मैकडोनल्ड्स करता है। देन अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब क्या करता है, जो भी यूट्यूब को यूज करता है उसका सर्च क्वेरी का डेटा को कलेक्ट करता है। देन वो एक पर्टिकुलर यूजर उस कौन कौन सा वीडियो देख रहा है उससे वो डेटा को कलेक्ट करता है। और जो आखिरी है वो है वो पर्टिकुलर यूजर कौन कौन से एड्स पे क्लिक किया है। तो ये सारे डेटा को यूट्यूब कलेक्ट करके उसका एआई और एल्गोरिदम उस सारे डेटा को प्रोसेस करके उस पर्टिकुलर यूजर को उसी हिसाब से उसी के इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से पूरा एड्स, वीडियोस और सारे सर्च क्वेरी का रिजल्ट्स शो करता है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक अच्छी स्टार्टअप कंज्यूमर डेटा को कलेक्ट करके उससे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। तो आप भी ब्रेनस्टॉर्म करें कि कैसे आप कंज्यूमर डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उसे एक प्रॉपर वे में आप उस कस्टमर डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी, बिल्डिंग अ टॉप नॉच टीम। स्टार्टअप के लिए एक टॉप नॉच टीम बनाना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि इनिशियल फेज में स्टार्टअप के लिए टीम ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपके पास ज़्यादा बड़ा टीम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, जिसके कारण से आपको सिर्फ 10 से 15 या 30 मेंबर्स को लेके आपको अपना पूरा स्टार्टअप को रन करना पड़ता है। इसी कारण से आपको हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो भी टीम होगा उसे आप एकदम टॉप नॉच बनाए, हाईली सेलेक्टिव बनाए। क्योंकि स्टडीज के हिसाब से 60% ऑफ द न्यू वेंचर फेल ड्यू टू प्रॉब्लम इन देयर टीम, मतलब 60% न्यू वेंचर फेल हो जाता है सिर्फ और सिर्फ टीम के कारण। इसीलिए टीम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके स्टार्टअप ग्रोथ के लिए। और अगर मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करूं कि कैसे आप अपने स्टार्टअप के लिए एक अच्छा सा टीम बिल्डिंग कर पाएंगे, तो उसमें से जो सबसे पहला वो है हाईली सेलेक्टिव, मतलब आपको एक बेंचमार्क सेट कर लेना है कि इसके नीचे वाले, अगर इसके एक बेंचमार्क सेट कर लेना है
और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके नीचे जो भी आएगा उसे आपको अपनी टीम में नहीं रखना है। हमेशा बेंचमार्क से कुछ ऊपर वाले ही लोग आपके टीम में शामिल होंगे। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा अपनी टीम को लेके। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं HubSpot का, तो HubSpot जब भी हायर करता है तो वो लेस देन 1% जॉब एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करता है, और उसमें से भी वो वेल क्वालिफाइड और जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सेट होता है उनको फिल्टर करता है। मतलब अगर HubSpot के पास 1000 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, उसमें से वो सिर्फ लेस देन 1%, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करता है, और उसमें से भी उस 15 में से भी वो वेल क्वालिफाइड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सेट जिसके अंदर होता है उसे वो हायर करता है, वो और बाकी सबको रिमूव कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हाईली सेलेक्टिव का। जो दूसरा पॉइंट है वो है मैचिंग विजन। अगर आपके टीम मेंबर्स के बीच में विजन आप लोगों का मैच नहीं करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि अगर कुछ टीम मेंबर्स को लगता है कि ये स्टार्टअप बहुत ही अच्छा ग्रोथ ले लेगा, लेकिन किसी को लगता है कि ये स्टार्टअप अच्छी तरीके से रन नहीं हो पाएगा और ये स्टार्टअप फेल हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्लैश हो जाएगा आपके ही टीम मेंबर के बीच में। क्योंकि यहाँ पे विजन मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो कहीं और का और आपके कुछ टीम मेंबर सोच रहे हैं कहीं और का, तो इससे एक बहुत ही बड़ा क्लैश आ सकता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो तो आप हमेशा उनका विजन को मैच करवाने की कोशिश करेगा। अगर विजन आप लोगों का मैच होता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आप एक अच्छा टीम को सेलेक्ट कर रहे हो। और ये हेनरी फोर्ड के कोट के साथ बहुत ही अच्छा रिलेट करता है, इफ एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर देन सक्सेस टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका टीम में हर कोई का विजन मैच होना चाहिए। कुछ हद तक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैचिंग विजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा है हायर पीपल स्मार्टर देन यू। अगर आपके टीम में कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि वो लोग आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ और ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में आपको कभी पता ही ना हो। मतलब अगर आपके पास आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है, लेकिन अगर आपके टीम में आपसे भी ज़्यादा कोई बुद्धिमान है, तो वो आपको नए नए आइडियाज़ देगा, नए नए स्ट्रैटेजीज देगा, जो आप अपने स्टार्टअप में यूज़ करके उसे नेक्स्ट लेवल ग्रोथ दे सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आप के टीम में स्मार्टर लोग हैं। चौथा है डोंट हायर दी यस गाइस। मतलब आप अपने कंपनी में कभी भी उन लोगों को हायर मत करेगा जो हमेशा आपके बातों में हाँ से हाँ मिलाए और हमेशा आपको एप्रिशिएट करें, क्योंकि ये लोग बहुत ही बड़े पॉइजन होते हैं एक स्टार्टअप और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर कोई टीम आपको आपके कोई टीम मेंबर हमेशा आपको यस बोलता रहे, हमेशा आपको अप्रिशिएट करता रहे, तो आप बायस हो जाएंगे अपने आइडियाज़ और अपने स्ट्रैटेजीज को लेकर। इसीलिए आपके कंपनी में हमेशा आपके स्टार्टअप में वही लोग होने चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल हो। मतलब आपके हर आइडियाज़ और स्ट्रैटेजी को वो क्वेश्चन करे कि ये स्ट्रैटेजीज एक्चुअली में क्यों इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। हमेशा वो क्वेश्चन करते रहे आपको, जिससे आपके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आए और वो टीम मेंबर के अंदर भी ज़्यादा क्लैरिटी आए। इसलिए हमेशा उन्हीं को हायर करिए जो हमेशा आपको काउंटर करे और आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे और हमेशा आपसे डिबेट करें, जिससे आपको एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी आए कि आप डिसीजन जो आप ले रहे हो कंपनी के लिए वो सही है कि नहीं। अगली स्ट्रेटेजी कंपनीज कोर वैल्यू। कोर वैल्यू एक्चुअली में वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपका पूरा स्टार्टअप खड़ा होता है। मतलब आपके कंपनी का जो कोर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कंपनी का कैरेक्टर और ब्रांड डिफाइन करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है अ कंपनीज कोर वैल्यू अल्टीमेटली डिफाइंस द कंपनीज कैरेक्टर एंड ब्रांड। इसीलिए आपके कंपनी में जो भी आपका कोर होगा उसे डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल का जो कोर है वो है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी उनका iOS। आज के समय एप्पल जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और अभी आप कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी मैन पावर लगा लो, लेकिन आप उनके जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते। वही उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी उनका iOS उनका कोर वैल्यू बन चुका है। नेक्स्ट है कोका कोला।
कोका कोला में जो ड्रिंक है, उस ड्रिंक में कौन सी इंग्रेडिएंट डाली जाती है वो आज तक किसी को नहीं पता, और जिनको पता है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, मतलब कुछ ही गिने चुने लोगों को ही पता है कि वो कोका कोला का ड्रिंक कैसे बनता है। तो वो जो इंग्रेडिएंट उस ड्रिंक में डाला जाता है, वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही उनकी कंपनी का कोर वैल्यू है। वैसे ही आपकी कंपनी में भी बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो कि आपकी कंपनी का कोर बन सकता है। वो आपका कस्टमर सर्विस भी हो सकता है, आपका पेटेंट, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका यूजर एक्सपीरियंस, आपका डेटा और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या आपका प्रोडक्ट, कुछ भी हो वो आपके कंपनी का कोर बन सकता है। तो आप उसे जरूर डिफाइन कीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही क्रिटिकल है, वो है कंपनी का कोर वैल्यू। जो आप डिफाइन करिएगा उसमें आपको सबसे पहला चीज ध्यान में रखना है, वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, उसे कोई रेप्लिकेट ना कर सके। अगर आपका कोर वैल्यू को कोई रेप्लिकेट कर देगा तो इससे एक कॉम्पिटेटिव एज नहीं बन पाएगा और आप एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बन पाओगे। जो दूसरा वो है वैल्यूएबल फॉर कस्टमर। अगर आपका जो कोर है उससे आपके कस्टमर को बहुत ही ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जा रही वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है और उससे आपके कस्टमर का बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन हो रहा है, उसका नीड फुलफिल हो रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है और वो आपका कोर बन सकता है। तो अभी अपने टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि आपकी कंपनी का कोर क्या है। अगली स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, एक्सपेंशन एंड पार्टनरशिप। आज के समय में अगर आपको स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ देना है तो आपको एक्विजिशन, एक्सपेंशन एंड पार्टनरशिप, ये तीन चीज आपको अपने स्टार्टअप के साथ जरूर करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। एक्विजिशन आपको इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आप सब कुछ खुद से नहीं बना सकते हैं। आप खुद से अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते, आपसे भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले लोग बैठे हुए हैं। आपसे भी अच्छा प्रोडक्ट कोई और बना के बैठा हुआ है। आपसे आप भले एक बहुत बड़ी कंपनी बन गए हो, लेकिन आपको एक छोटा सा कंपनी भी आपको मात दे सकता है। तो आपको अगर इसे रोकना है तो आपको एक्विजिशन करना पड़ेगा। आपको बड़ा बनाना है, अपने आप को और बड़ा करना है, तो आपको एक्वायर करना पड़ेगा, जिससे आप और बड़े हो जाओगे। आप अपने छोटे छोटे जितने भी कंपनीज हैं उन सबको एक्वायर कर लो, आप ऑटोमेटिक बड़े हो जाओगे। दूसरा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक नॉर्मल सी बात है। आप एक छोटे से गल्ले में बैठ के, एक छोटी सी दुकान में बैठ के आप अपने आप को करोड़पति नहीं बना सकते हो। आपको अगर स्टार्टअप ग्रो करना है तो आपको ऑब्वियसली एक्सपैंड करना पड़ेगा, नए नए लोकेशंस में जाने पड़ेंगे, आपको ग्लोबली एक्सपैंड करना पड़ेगा। जो तीसरा है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है स्टार्टअप ग्रोथ में, क्योंकि एक कंपनी हर डिपार्टमेंट में एक्सेलेंट नहीं हो सकती। मे बी एक कंपनी सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा हो और एक कंपनी प्रोडक्ट में बहुत अच्छा हो। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर ले तो एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ लिया जा सकता है। इसलिए पार्टनरशिप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन का, तो मान के चलो एक कंपनी है, कंपनी ए, वो अपने माल को एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, और यूएसए में उनके 2 कस्टमर्स हैं। वो 2 कस्टमर के भी 2 कस्टमर है। तो अगर कंपनी ए अपने कस्टमर को अक्वायर कर ले, वो जो 2 कस्टमर है उनको अक्वायर करके अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटर बना ले, तो उनके बीच में का जो मार्जिन है वो कंपनी ए अपने पास रख सकती है। तो मान के चलिए कंपनी ए कोई प्रोडक्ट बेचती है जिसकी लागत उनको, प्रोडक्शन कॉस्ट उनको 100 रुपए पड़ी, तो वो 100 रुपए तो वो अपने कस्टमर को 125 में बेचेंगे, और वो कस्टमर अपने कस्टमर को 150 में बेचेंगे, मतलब 150 में बेचेंगे। तो अगर कंपनी ये अपने कस्टमर को अक्वायर करके उनको अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटर बना ले, तो जो बीच का जो 50 रुपीज का जो मार्जिन है वो कंपनी अपने पास रख सकती है। तो ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन का बेस्ट एग्जांपल है। जो दूसरा एग्जांपल है वो है फेसबुक। फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अक्वायर किया क्योंकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जो एक्टिव यूजर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण से फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का जो डेटाबेस है उसे अपने साथ इंटीग्रेट करके उन्हीं यूजर को पर्सनलाइज ऐड दिखा सकता है, और फेसबुक बहुत ही अच्छा खासा ऐड से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। यही उनकी जो स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन की जो बेस्ट स्ट्रैटेजी थी, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन का, जो कि फेसबुक को आज भी बहुत ही ज्यादा फायदा दे रहा है। दूसरा है बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस एक्सपेंशन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है, सबसे पहले आप अपने कंज्यूमर डिमांड को एनालाइज करो। जिस भी जगह आप जा रहे हो, जिस भी लोकेशन में आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो, उसका आप सबसे पहले कंज्यूमर डिमांड को एनालाइज कीजिए। जो दूसरा है वो है आप फाइंड कीजिए उनका
डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक। डेमोग्राफिक यानी आप नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको सबसे पहले फाइंड कीजिए और उनका साइकोग्राफिक चेक कीजिए, मतलब उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। ये सब अगर आप अपने अपने कस्टमर का, अपने कंज्यूमर का देखोगे, तब आपको उनका कंज्यूमर पर्सोना आप निकाल सकते हो। कंज्यूमर पर्सोना के ऊपर मैं अभी वीडियो दूंगा बहुत जल्द। जो तीसरा चीज है वो है आपको टाइम इवेल्युएट करना, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब आप कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हो वो आपको टाइम के थ्रू इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी एक्चुअल कस्टमर्स कौन होंगे। अगर आप अगर आपकी कॉफी 500 रुपए की है तो जनरली वो लोग आपकी कॉफी को वो लोग नहीं खरीद सकते जो जिनकी इनकम 10,000 से 20,000 के बीच में है, क्योंकि आपकी कॉफी बहुत ही ज्यादा महंगी है। इसीलिए आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जब आप तीनों चीज कर लोगे तब आपको चौथी चीज करनी है, वो है आपको पायलट रन करना है। मतलब आपने जितने भी एजम्पशन किए थे, आपने जो कंज्यूमर डिमांड का जो एजम्पशन लिया था, आपने जो डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक से अपना कंज्यूमर का पर्सोना निकाला, देन आपने जो अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट निकाला, उसे आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्मॉल स्केल में अपना बिजनेस को रन करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो एज्यूम किया था और जो एक्चुअल रियलिटी है उसके बीच में आपको डिफरेंस पता चलेगा। अगर आपका पायलट रन सक्सेसफुल होता है, देन आप पूरी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके, मतलब आपको अपना कितना बड़ा स्टोर खोलना है, आपको कितने मैन पावर हायर करनी है, आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने एड कैंपेस में खर्च करने पड़ेंगे, उसका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और उसके बाद आप वहां पे जाके एक्सपेंड कीजिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बिजनेस एक्सपेंशन करने का। जो तीसरी चीज है वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आपको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए एक इंडस्ट्री है, एक पूरा मार्केट है, जिसमें एक कंपनी है जिसका सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन एक कंपनी भी है जिनका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छी नहीं है। अगर वो दोनों कंपनी एक साथ मिल के स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए, एक पार्टनरशिप क्रिएट कर ले, तो वो कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ ले लेगी। क्योंकि एक कंपनी है, एक जिसके पास बेचने की बहुत ही अच्छी कला है और एक जिसके पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर वो दोनों मिल जाए तो एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ ले लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बेस्ट एग्जांपल है। तो आप भी ध्यान दीजिए कि आपको किस हिसाब से आपको एक्विजिशन करना है, एक्सपेंशन करना है और पार्टनरशिप करना है। इन सब चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्यू डिलिजेंस। मतलब जब भी आप एक्सपेंशन, एक्विजिशन या पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप हमेशा अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए। मतलब वो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, तीनों में से आप कुछ भी कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो या एक्सपेंशन कर रहे हो या पार्टनरशिप कर रहे हो, उसका पोटेंशियल कितना है, आप पूरी तरीके से स्टडी करके जाइए, होमवर्क करके जाइए, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सब जो है ड्यू डिलिजेंस के अंदर आता है। तो अगर आप ड्यू डिलिजेंस बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका कभी भी एक्विजिशन, पार्टनरशिप या एक्सपेंशन फेल नहीं होगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है और आप अपने कंपनी के साथ ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि आपको अभी इस समय क्या करना है, आपको एक्विजिशन करना है, एक्सपेंशन करना है या पार्टनरशिप करना है। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ हमारी ये स्टार्टअप ग्रोथ स्ट्रेटजी के पार्ट 2 वाला वीडियो खत्म होता है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अभी 6 स्ट्रेटजीज और बचे हैं जो मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा। तो अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अभी तक 10 स्ट्रेटजीज मिल चुकी हैं, उसे आप अपने टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ आपकी कंपनी का, आपकी इंडस्ट्री में कौन सा स्ट्रेटजी बेस्ट फिट करता है और उसे आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, रीडिंग मटेरियल पढ़ा, इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।